1947 इंडिया दुनिया के सामने आजाद तो हुआ, मगर अंदर एक साइलेंट जंग शुरू हो गई थी जो 4 टुकड़ों में भारत को तोड़ने वाली थी। एक नहीं, 3 दुश्मन देश भारत के सिस्टम्स में अंदर तक घुस चुके थे और भारत की तकदीर अब इन्हीं के हाथों में थी। इस तस्वीर को जरा देखना। मेजर जनरल कॉथॉर्न वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस हेड ऑफ यूरोप रह चुके थे और 1948 इंडो पाकिस्तान वॉर की हार के बाद इन्होंने ही ISI को जन्म दिया। इनफैक्ट करीब 8 सालों तक मेजर कॉथॉर्न ही ISI के चीफ भी बनकर रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोजीशन पर भी रॉस मैक्के को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चुना गया था, जो भी पहले ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलियन आर्मी के हेड रह चुके थे। यानी कि दीज वर द पीपल विथ डेकेड्स ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। इनफैक्ट ISI में उन दिनों 10,000 ऑफिशियल्स थे, जिनमें से 384 प्रोमिनेंट मेंबर्स तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो ISI को शुरुआत से ही साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस टैक्टिक्स जैसे कि एस्पियोनाज और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग्स दे रहे थे। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, यही ट्रेनिंग्स आज तक होते आ रहे हैं। यह है 2021 का ही रिपोर्ट, जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज M15 और M16 आज तक पाकिस्तानी फोर्सेस को ब्रिटेन में ही ट्रेन करती है। सो माय पॉइंट ओवर हियर इज कि पाकिस्तान अच्छे से ये बात जानता था कि वो इंडिया जैसे अपने से 4 गुना बड़े देश से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, और इसीलिए उन्होंने उस वक्त ब्रिटेन से मदद लेना तो शुरू ही कर लिया। लेकिन आप ये बिलीव नहीं करोगे कि उस दौरान ISI का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया था कि करीब 18 देशों की एलीट इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI के साथ काम कर रही थी, रॉ को खत्म करने के मकसद से। By 1982, in Peshawar, there were upwards of 18 foreign liaisons that were working at any one time. So we're talking about an enormous proliferation of intelligence agencies that are working side by side. और इसका अंजाम भी हमें दिखा ना। अपने जन्म के ही सिर्फ 7 से 8 सालों के अंदर ही ISI ने लिटरली भारत को चारों तरफ से घेर लिया था। मिड 1950s तक, जहां पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागास, मिजोस जैसे कई अलगाववादी इंसर्जेंसीज अपने पीक पर थे, तो वहीं पर साउथ में केरला में ISI ने अपने कई सारे टेरर आउटफिट्स को प्लांट कर दिए थे। नॉर्थ में तो इंडिया अपने जन्म से ही कश्मीर के मुद्दे पे लड़ रहा था, लेकिन वहीं पर वेस्ट में भी ISI ने खालिस्तान का बीज बो दिया था। इंडिया के पूरे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ISI ने नक्सलवादियों को खड़ा कर दिया, तो वहीं पर दाऊद, छोटा राजन, हाजी मस्तान, छोटा शकील जैसे न जाने कितने अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं जिन्हें ISI ने खड़ा किया और आज तक फंड करता है। और इन सबसे ज्यादा खौफनाक सिविलियंस में टेररिज्म, आतंकवाद, जिसके लिए तो ISI पूरे दुनिया भर में बदनाम है। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई। 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट। आज तक हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, जिनमें हजारों लाखों मासूम लोगों की जानें गई हैं, उन सब के पीछे भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ है, ISI। इन्होंने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल कायदा जैसे हजारों खौफनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया है, जिनके टेररिस्ट आउटफिट्स आज भी पूरे देश में फैल चुके हैं और हिंदुस्तान को आज तक अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। ये सब हो रहा है ISI की इनफेमस डॉक्ट्रीन ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के तहत। जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसका मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं है, छोटे छोटे अटैक्स, इंसर्जेंसीज और प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू धीरे धीरे करके देश को अंदर से खोखला कर देना, एग्जॉस्ट कर देना। लेकिन एक तरफ जहां पर ISI 1948 से ही जंग के मैदान में उतर के पूरे हिंदुस्तान में काफी हद तक तबाही मचा चुका था, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का तो जन्म ही ISI के जन्म के 20 सालों बाद 21 सितंबर 1968 में हुआ था, वो भी बड़े जद्दोजहद के बाद। ISI, CIA और KGB जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज तो रॉ से नफरत करती ही थी, लेकिन हमारे खुद के देश में ही ऑपोजिशन पार्टीज तक रॉ को खत्म करना चाहते थे। इसे इंदिरा गांधी का एक पालतू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, जो ऑपोजिशन पार्टीज पर एस्पियोनाज यानी कि जासूसी करने के लिए बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के बाद पावर में आए मोरारजी देसाई के बारे में तो एक कहावत भी कही जाती थी, हिज हेट फॉर रॉ वॉज मोर देन हिज लव फॉर इंडिया। मोरारजी तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट बंद ही कर चुके थे, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद
रॉ के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग से लेकर रॉ के फॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को, आरएन काओ। जहां पर आईएसआई में 10,000 ब्रिटेन ट्रेन्ड ऑफिशियल्स थे, काओ ने इससे 40 गुना कम, सिर्फ 250 नौसीखी ऑफिसर्स, सिर्फ 5 लाख के मामूली से बजट और एक खंडर पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना के रॉ की शुरुआत की थी। लेकिन हमारी इन परिस्थितियों के बावजूद हमने आईएसआई को मुंह तोड़ जवाब दिया। रॉ ने अपने जन्म के सिर्फ 3 सालों के बाद ही हर एक इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया को सक्सेसफुली जिताया। 1971 वॉर, 1984 और 1999 वॉर। अगस्त 17, 1988 की यह बात है जब पाकिस्तान के सबसे बड़े डिक्टेटर और इंडिया में फैले खालिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंसी के मास्टरमाइंड जिया उल हक की एक प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन आज हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि यह कोई एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि रॉ द्वारा एक प्लान्ड असैसिनेशन था। जस्ट इमेजिन, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश को आजाद किया, पाकिस्तान के दोस्त अफगानिस्तान को पाकिस्तान का जानी दुश्मन बनाया। यह कोई कोइंसिडेंट नहीं था। आज तक अफगानिस्तान कंप्लीटली एंटी पाकिस्तान है। तालिबानी गवर्नमेंट तो पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक्स लॉन्च करते हैं। The Taliban launched unprovoked heavy weapon fire on its outpost near the border. और तो और रॉ ने ही पाकिस्तान के टेररिस्ट फंडिंग्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करके पाकिस्तान को ग्लोबली ब्लैकलिस्ट भी करवा दिया है। लेकिन क्या आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आ रहा कि आईएसआई को रॉ से 20 साल ज्यादा एक्सपीरियंस था? सारे के सारे जितने भी इंटरनेशनल पावरफुल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज थे वो तो आईएसआई को बैक कर रहे थे, उन्हें ट्रेन कर रहे थे। तो रॉ ने यह पासा पलट आखिर कैसे किया? रॉ ने अपने दावपेच कैसे खेले, यह जानने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। साल 1950 जब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित नागालैंड में कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा था। एक्चुअली में कश्मीर को हासिल करने के लिए आईएसआई ने सबसे पहले निशाना बनाया कश्मीर से 3000 किलोमीटर दूर स्थित नागालैंड को। देखो 1950s की यह बात है जब आईएसआई ने इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी को पकड़ ली, नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नागालैंड के नागाज और मिजोरम के मिजो कम्युनिटी की सरकार से मतभेद हो रही थी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि नागाज ने तो भारत की आजादी से भी एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ही नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। और इस पूरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट में सबसे आगे खड़े थे अंगामी जापू फिजो, जो कि द लीडर ऑफ नागा नेशनल काउंसिल थे। इसी एनएनसी ने 1951 में नागालैंड में एक प्लेबिसाइड भी करवाया था, यानी कि वोटिंग करवाया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि करीब 99% नागाज इंडिया से अलग होना चाहते थे। सो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस था, एक बहुत ही बड़ी वल्नरेबिलिटी थी। दूसरी तरफ मिजोरम में भी मिजो नेशनल फ्रंट नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो चुकी थी, जिसे लीड कर रहे थे एक सेपरेटिस्ट लीडर लाल डेंगा, जो बाय द वे आगे जाकर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी बने। लेकिन उनकी पार्टी एमएनएफ का भी एक ही मकसद था, मिजोरम को इंडिया से आजाद करके एक इंडिपेंडेंट मिजो स्टेट बनाना, जिसके लिए लेट 1950s तक एमएनएफ ने अपने मिलिट्री कैडर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्युनिशंस जमा करना भी शुरू कर दिया था। अब सिर्फ एक ही कसरत बाकी रह गई थी, फंडिंग की। दोनों भी पार्टीज, नागा नेशनल काउंसिल और मिजो नेशनल फ्रंट, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए डेस्परेटली इंटरनेशनल फंडिंग्स की तलाश में थे। और बस यहीं पर इंडिया के आपदा में पाकिस्तान को एक अवसर नजर आया। आईएसआई ने ईस्ट पाकिस्तान के रंगमती जंगलों में नागा और मिजो रिबेल्स के लिए ट्रेनिंग कैंप्स बनाकर उन्हें वहां पर प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तो इन आदिवासियों को मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार तक दे दिए थे ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड वॉर छेड़ दे। और अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, आईएसआई का यह प्लान इतना सक्सेसफुल रहा कि 1966 में तो मिजो नेशनल फ्रंट ने पूरे मिजोरम स्टेट को ही इंडिया से अलग कर दिया था। यस, 1 मार्च 1966 के दिन एमएनएफ ने आइजॉल के आर्मी पोस्ट और पुलिस स्टेशंस पर अटैक करके उसके सारे एंट्री पॉइंट्स को सीज करके पूरे स्टेट पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब मिजोरम को इंडिया से अलग करने के बाद फिर आईएसआई ने तो यह तक प्लान कर दिया था कि वो यूएन में अपील करके मिजोरम को एक अलग देश रिकॉग्नाइज भी करवा ले। एंड माइंड यू, ये सब मैं रॉ के जन्म से पहले की बात कर रहा हूं। सो अनलाइक आईएसआई, इंडिया के पास ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया को पहले से ही भांप पाए।
काफी सिमिलर क्लैशेस नागालैंड में भी हो रहे थे और इसीलिए सबके रिटेलिएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने देश में पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एफस्पा एक्ट को पास कर दिया। जिससे इस रीजन में स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? इन इंसर्जेंसीज के वजह से वहां पर हमारी इतनी फोर्सेस डिप्लॉय हो गई कि 1950s में नॉर्थ ईस्ट साउथ एशिया का हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन बन चुका था और आईएसआई एग्जैक्टली यही तो चाहता था। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पाकिस्तान के लिए ये नागाज और मीजोस तो सिर्फ इस बड़ी सी जंग में मामूली से प्यादे थे जिन्हें वो पाल ही रहे थे कुर्बान होने के लिए। हिंदुस्तान को भटकाने के लिए उनका असली निशाना तो हमेशा से ही कश्मीर था और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में तबाही मचा के पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर में जंग छेड़ दी, ऑपरेशन गिब्राल्टार। द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान बुक और द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च पेपर्स में ऑपरेशन गिब्राल्टार का ब्लूप्रिंट काफी डिटेल में बताया गया। इन पेपर्स के मुताबिक पाकिस्तान का प्लान सिंपल था। आईएसआई ट्रेंड पाकिस्तानी सोल्जर्स और रजाकार्स यानी कि पीओके के सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर एक आर्मी खड़ी की जाएगी जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकल कश्मीरीज के भेस में घुसकर उनमें एक आंदोलन का माहौल खड़ा करेगी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर के सिविलियंस को मिलिट्री सपोर्ट देकर भारत के खिलाफ एक जंग के लिए तैयार किया जाएगा और दूसरी बात, इससे ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि कश्मीर के खुद के लोग इंडिया से अलग होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का यह प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कश्मीरी लोकल्स ने आईएसआई का साथ तो दिया ही नहीं, उल्टा इस इन्फिल्ट्रेशन की जानकारी उन्होंने इंडियन फोर्सेस को दे दिया। अब ऑपरेशन गिब्राल्टार को फेल होते हुए देख 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू करके ऑफिशियली इंडिया से वॉर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने जम्मू के अखनूर सेक्टर में हमला कर दिया। इसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने तो लाहौर को ही अपने कब्जे में ले लिया था। अब अपने एक बड़े शहर को खोते हुए देख ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने ऑफिशियली हार मान लिया और इंडिया ये जंग जीत गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक बात तो माननी पड़ेगी, 1965 तक आईएसआई को फॉर्म होकर 20 साल भी नहीं हुए थे कि आईएसआई ने इंडियन फोर्सेस को 2 वॉर फ्रंट्स में सक्सेसफुली ऑक्यूपाई कर लिया था। नॉर्थ ईस्ट में नागा और मीजो इंसर्जेंसी और जम्मू एंड कश्मीर में इंडो पाकिस्तान वॉर। भले इन दोनों भी फ्रंट्स में इंडिया ने ईंट का जवाब पत्थर से जरूर दिया, लेकिन माय पॉइंट इज इंडिया हर बार पाकिस्तान को सिर्फ जवाब दे रहा था, पाकिस्तान से एक कदम आगे नहीं चल रहा था। आइडियली तो हमें पाकिस्तान की हर एक चाल की खबर ये सारा कांड होने से पहले ही होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे तब के इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी काफी बार कंप्लीटली क्लूलेस हुआ करती थी और इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि आईबी को तो ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ही सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही ट्रेन किया था। इंडिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए, इंडिया को बाहरी एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं ट्रेन किया गया था। और भूलो मत, इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आईएसआई वर्सेस रॉ की बात कर रहा हूं। इसी टाइम फ्रेम में सीआईए और केजीबी भी इंडिया में काफी सारे कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे थे। 1962 में तो इंडो चाइना वॉर भी हुआ था और फिर 1966 में यानी कि इंडो पाकिस्तान वॉर के बस एक ही साल बाद हमारे देश के 2 सबसे वीर और नेशनलिस्ट लीडर्स का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी और होमी जहांगीर बाबा जी। लेकिन हमारी आईबी को अगेन इस बात की भनक तक भी नहीं थी। अब रॉ वर्सेस सीआईए द मोस्ट ब्रूटल कोल्ड वॉर इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी एक काफी डिटेल वीडियो बना रखा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कम लोगों को ये बातें पता है क्योंकि इसमें इतनी सारी पहेलियां हैं जो आज तक पब्लिकली कभी सामने आने ही नहीं दी गई। हमें खुद सीआईए के काफी सारे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और बुक्स पढ़ के इनके बारे में मालूम पड़ा और इस पर एक्चुअली मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसे आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। उससे आपको एक साइलेंट वॉर के बारे में पता चलेगा जो आपको पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट करता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। मेरे कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में ऑन पेपर आईएसआई को सक्सेसफुली हराने के बावजूद यह इंडिया के लिए एक बड़ा इंटेल फेलियर था जिसे दोबारा होने से हमें हर हाल में रोकने के लिए
हमें जरूरत थी आईबी के अलावा एक स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस यूनिट की होने की, जो मेजरली इंटरनेशनल थ्रेट्स पर नजर रखे और इंडिया को पहले से ही चेतावनी दे दे। और इसीलिए शास्त्री जी के डेथ के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी और तब उन्होंने आईबी के एक टॉप ऑफिसर, जो पीएम नेहरू के सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके थे, आर.एन. काओ से इस पर एक सोल्यूशन मांगा। इस पर तुरंत काम करते हुए काओ ने सिर्फ 60 दिनों के अंदर 21 सितंबर 1968 को पीएम इंदिरा गांधी के सामने एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट पेश कर दिया, द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज मोस्ट एलीट एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कि धर्म की रक्षा हर हाल में करना है। और बस इसी मोटो के साथ रॉ आईएसआई के सामने मैदान में उतर गया। अब जैसे आईएसआई ने इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी नॉर्थ ईस्ट को पकड़कर उसे हमारे ही खिलाफ एक्सप्लॉइट किया था, ठीक वैसे ही रॉ ने भी आईएसआई के साथ किया। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुखती नब्ज क्या थी आपको पता है? ईस्ट पाकिस्तान। और इसीलिए रॉ ईस्ट पाकिस्तान पर काफी समय तक घात लगाकर बैठ गया, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, जो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी 1971 में उन्हें मिल भी गई। साल 1970 पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग 169 में से 167 सीट से जीत गई। लेकिन प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो दूसरे पार्टी पीपीपी से थे। और इसीलिए इतने बड़े स्वीपिंग विक्ट्री के बाद भी उनके आर्मी चीफ जनरल याह्या खान और प्रेसिडेंट भुट्टो ने पावर ट्रांसफर करने से मना कर दिया। जाहिर है वेस्ट पाकिस्तान की इस हरकत से ईस्ट पाकिस्तान की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पूरे देश में इतने दंगे फसाद होने लगे, सिचुएशन ऑलमोस्ट सिविल वॉर जैसा ही हो चुका था। और आखिर में ईस्ट पाकिस्तान ने मार्च 1971 में खुद को पाकिस्तान से आजाद डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद तो पाकिस्तान की सरकार तिलमिला सी गई। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को देशद्रोही बता के अरेस्ट करवा लिया और प्रोटेस्ट दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने घरों में घुसकर बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन का मास मर्डर और रेप्स कमिट करना शुरू कर दिया। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह सब जितना बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान के लिए था, उतना यह इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट एक्स रॉ ऑफिसर आर.के. यादव ने उनके बुक मिशन रॉ में बताया है कि पाकिस्तान में यह सब कुछ होने वाला है, यह बात तो रॉ को 2 साल पहले से ही पता था। यस, मिड 1970s में लंदन के एक रॉ एसेट ने हमें एक टिप दी थी कि उसे खुद एक पाकिस्तानी डिप्लोमैट ने ही बताया कि जल्द ही ईस्ट बंगाल में मिलिट्री एक्शन होने वाला है। यह रिपोर्ट मिलते ही आर.एन. काओ ने तुरंत पीएम इंदिरा गांधी के साथ एक मीटिंग बिठाई और उन्हें पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पर ब्रीफ किया। और इसी मीटिंग में फिर तय हुआ कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका उन्हें मिल ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, रॉ के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करना, एक देश को लिटरली 2 देशों में बांटना, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। इसमें 2 बड़े बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज, वेस्ट पाकिस्तान इंडियन फोर्सेस पर एयर स्ट्राइक कर सकता था। और दूसरा चैलेंज, हम हमारी पूरी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे हमारा कश्मीर खतरे में आ सकता था। अब वैसे तो पहले चैलेंज को एलिमिनेट करना ऑन पेपर उतना मुश्किल नहीं था। मतलब अगर रॉ इंडियन एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए कट ऑफ कर देता तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयर स्पेस से डायरेक्ट फ्लाई कैसे कर पाती। बट मेन प्रॉब्लम यह थी कि अगर हम ये कदम उठाते तो इंटरनेशनली ये मैसेज जाता कि हम यानी कि इंडिया पाकिस्तान पर ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर रहा है। सो अब रॉ का पहला मिशन था पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद करवाना, लेकिन इसका पूरा इल्जाम भी पाकिस्तान पर ही डालना था। और मेरे हिसाब से पर्सनली ये रॉ का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मिशंस था, क्योंकि इसमें उन्होंने पाकिस्तान के एक एंटी इंडिया मिशन को घुमाकर पाकिस्तान के ही खिलाफ यूज कर लिया। सो जनवरी 1971 में आईएसआई ने हाशिम कुरैशी नाम के अपने एक एसेट को ट्रेन करके श्रीनगर भेजा था, इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन को हाईजैक करके उसके बदले में अपने कुछ 36 टेररिस्ट छुड़वाने के लिए। सो पाकिस्तान के लिए ये एक तीर से 2 निशाना था। लेकिन इसमें जो ऑपरेशन लीड हाशिम कुरैशी था, वो एक्चुअली में एक एक्स रॉ एसेट रह चुका था, जिसे कुछ साल पहले रॉ ने ही ट्रेन करके पीओके भेजा था मुखबरी करने के लिए। लेकिन पीओके जाकर आईएसआई ने उसे फिर अपने साइड कर लिया था। सो ये खबर मिलते ही रॉ के चीफ आर.एन. काओ ने लॉन्च कर दिया इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव ऑपरेशंस, ऑपरेशन गंगा।
काउ ने हाशिम कुरैशी को समझाया कि अगर वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ दोबारा से काम करने लग जाएगा तो रॉ उसकी सजा को कम करवा सकती है। ये ऑफर सुनकर हाशिम झट से मान गया और आरएन काउ ने फिर उसे इंस्ट्रक्ट किया कि आईएसआई ने जैसे जैसे प्लान किया है अब तुझे ठीक वैसे ही करना होगा, सिवाय एक चीज के। 30 जनवरी 1971 को हाशिम ने श्रीनगर से एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट गंगा को हाईजैक किया जिसमें 26 पैसेंजर्स ऑन बोर्डेड थे और उसके बाद उसने एज पर द प्लान फ्लाइट को जबरदस्ती लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। लेकिन उस मूव के बाद चीजें बदलना शुरू हो गई। लाहौर में हाशिम ने डिमांड रखी कि वो पाकिस्तानी पीएम भुट्टो से बात करना चाहता था। इस डिमांड को पाकिस्तान ने तुरंत पूरा किया। भुट्टो उससे मिलने आए और फिर ये पीएम और टेररिस्ट की मीटिंग दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अब इस मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ उसके डिटेल्स रॉ ने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में डिक्लासिफाई नहीं किया है, लेकिन बेसिकली हाशिम ने फ्लाइट के 26 पैसेंजर्स को छुड़वा दिया। इंडिया को पाकिस्तान के 36 टेररिस्ट को रिलीज भी नहीं करना पड़ा और पीएम भुट्टो से मीटिंग के बाद हाशिम ने उस प्लेन को लाहौर में जला भी दिया। ऑपरेशन गंगा वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट से ग्लोबली ये बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान ने सबसे पहले एक्ट ऑफ वॉर कंडक्ट किया है इंडियन एयरप्लेन फॉकर F-27 एके गंगा को हाईजैक करके। इस पर अब इंडिया रिस्पॉन्ड तो कर ही सकता था बाय कटिंग इट्स एयर स्पेस फॉर पाकिस्तान, जिससे मिशन का पहला स्टेज कंप्लीट हो गया और हम निश्चिंत हो गए कि बांग्लादेश को लिबरेट करते वक्त पाकिस्तान इंडिया पर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। फर्स्ट चैलेंज हो गया कंप्लीट। अब बारी थी मिशन के अगले और फाइनल पड़ाव की, ईस्ट पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी आर्मी को उनके ही जमीन पर हरा के बांग्लादेश को आजाद करवाना। अब इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में हम आज तक बस यही जानते थे कि सिर्फ मुक्ति बहिनी की मदद से ही इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया, पर यह तो आधी सच्चाई है। इन टोटल 3 फोर्सेस, 3 बहिनीज इस मिशन में इन्वॉल्व थी। एक मुक्ति बहिनी, दूसरी मुजीब बहिनी और तीसरी कादिर बहिनी। और मजे की बात बताऊं, इनमें से एक बहिनी तो बांग्लादेशी फोर्सेस से ही बनी थी जो बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए इंडिया ने बनवाई थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, उसके इस्तेमाल से इंडिया ने अपने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को भी कर्ब करवा लिया था। अराउंड मिड 1971 की बात है। रॉ ने सुंदरबन के जंगलों में कई आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स को खोले और बांग्लादेशी सिविलियंस को पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये फोर्सेस 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहली मुक्ति बहिनी, जो फोर्स इंडियन आर्मी के साथ वेस्ट बंगाल के रास्ते से घुसकर हमला करने वाली थी। दूसरी मुजीब बहिनी, जो फोर्स एक्चुअली में ऑलमोस्ट हमारे पैरा एसएफ फोर्सेस जितने वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, लेकिन इनका एंट्री पॉइंट इंडिया ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली मिजोरम में सेट किया था, जिसके बाजू में ही उनका पहला ऑब्स्टिकल था रंगमती कैंप। नेचुरली उन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए रंगमती कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता और इस तरह से बिना हमारे एक भी सोल्जर का इस्तेमाल किए रॉ ने आईएसआई के नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाले प्लान को भी कर्ब कर दिया। एक तीर से 2 शिकार। और फाइनली तीसरी फोर्स थी कादिर बहिनी, जिसमें 16,000 बंगाली पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने अपने आर्मी से निकाल दिया था। इस आर्मी ने ढाका यानी कि देश के कैपिटल को ही अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तानी नेवी को भी तबाह कर दिया था। इनफैक्ट अपने इस 3 फ्रंट अटैक से सिर्फ 14 दिनों के अंदर ही रॉ ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश को आजाद कर दिया। हमारी स्ट्रैटेजी इतनी वेल प्लान्ड थी कि करीब 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा। 1 लाख। वर्ल्ड वॉर के बाद यह दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर माना जाता है, जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका था। मतलब सिर्फ आईएसआई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ही एक बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि एक नई आई एजेंसी जो उनसे 20 साल बाद बनी थी, वो उनके नाक के नीचे से उनके देश को 2 टुकड़ों में बांट चुकी थी और इस बात की आईएसआई को भनक तक नहीं पड़ी। इस सक्सेसफुल बांग्लादेश लिबरेशन के बाद आईएसआई को और पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश से विड्रॉ होना पड़ गया। उन्हें बांग्लादेश में मौजूद सारे ऑफिसेस को छोड़ के जाना पड़ा और अब पाकिस्तान का इंडिया के ईस्ट साइड में कोई खास वजूद नहीं बचा। पर शायद रॉ का आईएसआई को छेड़ना एक डेयरिंग मूव नहीं बल्कि एक गलती भी साबित हो सकती थी। अब 1971 के सक्सेसफुल मिशन के बाद सभी को लगा कि रॉ ने आईएसआई पर ऐसा घाव कर दिया है कि अभी आईएसआई वापस से इंडिया के खिलाफ आंखें उठा के नहीं देखने वाला है। बट इंटेलिजेंस एजेंसीज का गेम तो आपको पता ही है, कभी रुकता नहीं है। 24 घंटे 24/7 365 आपको सतर्क रहना पड़ता है।
रॉ का आईएसआई को इस कदर छेड़ना एक बहुत ही डेयरिंग मूव साबित होने वाला था, क्योंकि अपने ऊपर लगे इस दाग को आईएसआई किसी भी हाल में मिटाना चाहती थी। और इसीलिए इसके बाद सिर्फ 8 सालों के अंदर ही आईएसआई जंग के मैदान में दोबारा से उतरी, लेकिन इस बार अकेले नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसए के साथ। क्योंकि इस दौर में सीआईए और आईएसआई दोनों का भी दुश्मन सिर्फ एक ही था, रॉ। और इसके बाद तो सिर्फ 8 सालों में ही इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान को चारों तरफ से एक रिंग ऑफ फायर से घेर लिया। हमारे आसपास के सारे ही पड़ोसी देश को कंप्लीटली एंटी इंडिया बनाकर उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बिठा दी, श्रीलंका में एलटीटीई को खूब सपोर्ट किया, जिन्होंने ही फिर आगे जाकर हमारे प्रधानमंत्री तक को मार डाला था। आईएसआई ने इंडिया के सबसे अच्छे दोस्त नेपाल तक को भड़का के इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करके अटैक्स प्लान किए, और म्यांमार और भूटान तक से भी इंडिया के खिलाफ काम करने वाले इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट दिलवाया। इसके बाद हम लिटरली अपने ही देश में कैद हो चुके थे। आसपास के किसी भी देश पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो देश या तो पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पर अटैक्स लॉन्च कर रहे थे, या तो यूएसए के साथ मिले थे। लेकिन रॉ ने इस बार भी अपने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल दुश्मन और 2 दुश्मन आईएसआई और सीआईए को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने मॉरिशस में ऑपरेशन कैक्टस, सेचिलीज में ऑपरेशन फ्लावर और ब्लूमिंग, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसे ही सीक्रेटिव ऑपरेशंस किए, जिससे कुछ ही सालों में हमने आईएसआई के इस रिंग ऑफ फायर को नेकलेस ऑफ फ्रेंडशिप में बदल के रख दिया। इसके आगे की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रॉ के ऐसे ही खतरनाक और कोवर्ट मिशंस की वजह से एक ऐसा समय आ गया था जब हमने पाकिस्तान का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि आप मानोगे नहीं, लेकिन आईएसआई के चीफ को लिटरली रॉ के चीफ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि प्लीज हम पर मेहरबानी करके हमला करना बंद कर दो। सो आखिर रॉ ने ऐसी कौन सी ही चालें चली जिसकी वजह से पाकिस्तान का यह आश्रय हो गया, और इंडिया ने आईएसआई और सीआईए इन दोनों पावरफुल नेटवर्क्स को एक साथ काउंटर बैलेंस कैसे किया, यह समझने से पहले जरा इस डॉक्यूमेंट पर गौर करना इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 1983 अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने इंडिया पर एक गुप्त इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट पब्लिश किया। इसमें सीआईए ने हमारे बारे में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल खबर लिखी थी। अगर कल को इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है तो उनके कांग्रेस पार्टी में एक इमरजेंसी आ जाएगी, क्योंकि पार्टी में ऐसा कोई लीडर बचा ही नहीं है जो गांधी के बाद गद्दी को संभाल पाए। उनके बेटे राजीव गांधी, जिन्हें इंदिरा गांधी काफी सालों से ग्रूम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी अभी तक उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी डॉक्यूमेंट को रिसेंटली ही सीआईए ने डिक्लासिफाई किया है, यानी कि पब्लिकली रिलीज किया है, और इसीलिए मैं ये खबर आपको उसी डॉक्यूमेंट से सुना रहा हूं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ोगे ना, तो आपको समझेगा कि 1980s में सीआईए भारत के हर एक कमजोरी पर, खास करके भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर चील की तरह नजरें गड़ाई हुई थी। हिंदुस्तान में अराजकता यानी कि सिविल डिसऑर्डर कैसे फैलाया जा सकता है, हमारा मिलिट्री बजट कितना है, हम किस देश से किस किस प्रकार के हथियार खरीद रहे हैं, हम कितने जल्दी एक न्यूक्लियर वेपन वाले देश बन सकते हैं, और फाइनली इंदिरा गांधी की सरकार को आखिर गिराया कैसे जा सकता है। सीआईए को तो यह तक खबर थी कि कांग्रेस पार्टी का बंटवारा ही इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी दुखती नब्ज है, जिसका फायदा सीआईए उठा सकता है हिंदुस्तान में तख्ता पलट करवाने के लिए। लेकिन अपने से 13,000 किलोमीटर दूर भारत देश की प्रधानमंत्री पर यूएस की इतनी क्यों रुचि है? कहीं सीआईए इंदिरा गांधी की हत्या की तैयारी तो नहीं कर रहा था? 1980s में सीआईए ने यह डॉक्यूमेंट रिलीज किया, और उसके कुछ ही सालों बाद 1984 में पंजाब के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जरनैल सिंह भिंडरावाले, पंजाब के खालिस्तान आंदोलन के एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ने करीब 200 ट्रेन मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि सिखे स्वरूप को खत्म करने वाली बहुत हुकूमत हो गुजरी, इन्हें भी उसी तरह चली जाना। रॉ के चीफ आर.एन. काउ के हिसाब से इसी दौर में पाकिस्तान ने अपने 1000 हाईली ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेस कमांडोज, एसएसजी कमांडोज को पंजाब में डिप्लॉय कर दिया था, सिर्फ ताकि भिंडरावाले को अपने मकसद को अंजाम देने में कोई कसर ना बाकी रहे।
SSG का मतलब आप सोचो, हमारे मार्कोस, गरुड़ और पैरा SF कमांडोज के बराबर के लेवल के जो एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड होते हैं वो कमांडोज। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हाइन जी केसलिंग जो 10 साल पाकिस्तान में रह के ISI और CIA के क्लोज रह चुके थे, You know already I lived and worked in Pakistan for 13 years. उन्होंने अपनी किताब द ISI ऑफ पाकिस्तान में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स के पास ISI और CIA के सपोर्ट से ऐसे सोफिस्टिकेटेड LMGs, RPGs और तो और AK-47 असॉल्ट राइफल्स तक आ चुके थे जो खुद हमारे इंडियन फोर्सेस के पास तक नहीं थे। भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल पर पूरी तरीके से अपना कब्जा करके वहां पर कंक्रीट बंकर्स और स्नाइपर नेस्ट बना रखे थे। 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद जब BBC के एक रिपोर्टर ने भिंडरावाले से कुछ दिन पहले सवाल किया कि आप ये जो कर रहे हो इसके लिए आप पर जल्दी इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, तब आप क्या करोगे? तो जानते हो उनका जवाब क्या था? तो मैं भिंडरावाले से कहा, मैंने जो कुछ आप कर रहे हैं एक दिन ऐसा होगा कि आपके सामने कोई एक्शन होगा। तो उन्होंने मुझे बड़े सादगी से कहा कि अरे क्या एक्शन होगा तुम्हें मालूम नहीं है। उन्होंने छत से मुझे इशारा करके देखा कि देखो वो देखो सामने एक खेत है, 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे बॉर्डर है और हम पीछे से निकल के आराम से बॉर्डर पार करके उधर चले जाएंगे और वहां से फिर हम छापामार युद्ध करेंगे। BBC के रिपोर्टर खुद कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी हैरानी थी कि भिंडरावाले खुद एक रिपोर्टर से इतनी बेबाक बातें कर रहे थे बिना डरे कि रिपोर्टर इस न्यूज को पब्लिश भी कर सकते हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने मुझे बताया और मुझे ये हैरानी थी कि ये शख्स मुझे ये सब कुछ बता रहा है और ट्रस्ट कर रहा है। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम इस बात को छापोगे नहीं। तो जाहिर सी बात है भिंडरावाले को किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स का हैवी सपोर्ट था और यह सपोर्ट था पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का। लेकिन फिर आखिर CIA इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा था? US जैसे एक सुपर पावर की सबसे एलीट एजेंसी इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो गरीब देशों की जंग में क्यों इतनी इंटरेस्टेड थी? ये बात समझने के लिए ना हमें कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करके 1971 के दौर में जाना होगा, जब इंडिया ने US को एक जंग में हरा के पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया था। इस वीडियो के पहले पार्ट ISI वर्सेस रॉ पार्ट 1 में हमने जाना कि ISI की शुरुआत कैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जनरल कॉथॉन ने की थी और शुरुआत के कई सालों तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी M15 और M16 ने ISI को हैवी फंड्स दी, उन्हें ट्रेन करके रॉ के खिलाफ खड़ा किया। रॉ ऑन दी अदर हैंड ISI के जन्म के 20 सालों बाद पैदा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हमने ISI के कई ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन गिब्राल्टार, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज और ऑपरेशन सर्चलाइट को काउंटर किया। उल्टा रॉ ने बांग्लादेशी फोर्सेस से बनी मुक्ति, मुजीब और कादिर बहिनी को ट्रेन करके ईस्ट पाकिस्तान पर एक 3 फ्रंट अटैक लॉन्च कर दिया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कर दिया और ISI के हर एक प्लान को कांटे की टक्कर दी। अब इस जंग से एक तरफ हम जीत तो गए, लेकिन दूसरी तरफ हमने एक दुश्मन पाल लिया था, CIA। एक्चुअली में 1971 का वॉर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि असली जंग तो USA और USSR के बीच लड़ी जा रही थी, द इनफेमस कोल्ड वॉर, जिसमें जाहिर है US का अंधा सपोर्ट था पाकिस्तान को। इसीलिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 11 दिसंबर 1971 के दिन US ने अपनी नेवी की 7th फ्लीट के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉरशिप 75,000 टन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज को पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन के लिए डिप्लॉय कर दिया था। US का सिर्फ एक ही मकसद था, इंडिया को अपनी मिलिट्री माइट दिखाकर डराना, धमकाना, ताकि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान से अपने फोर्सेस को रिट्रैक्ट करवा ले। लेकिन इस बार हमें इस जंग में US के इन्वॉल्वमेंट की भनक पहले से ही लग चुकी थी और इसीलिए इसके बस 2 दिन पहले 9 अगस्त 1971 के दिन इंडिया ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली USSR के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर लिया था, जिससे अब हमारे पास भी सोवियत का स्ट्रॉन्ग बैकिंग था। जैसे US के वॉर वेसल्स इंडियन ओशन रीजन में पहुंचे, USSR ने भी अपने मिसाइल क्रूजर्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और तो और एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तक डिप्लॉय कर दिया US के स्वागत में। अब इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है। पाकिस्तान US बैक्ड होने के बावजूद भी उनके पास इंडिया के सामने हार मान के सरेंडर करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा। बट पाकिस्तान के अलावा US के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा हार था ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। इनफैक्ट हार से भी ज्यादा 1971 वॉर US के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बन गया था और इसीलिए नाउ दिस वॉर हैड बिकम पर्सनल फॉर USA।
इसी वजह से बांग्लादेश लिबरेशन के बाद जंग के मैदान में आईएसआई अकेले नहीं खड़ा था, बल्कि इस बार आईएसआई के पीछे खड़ा था सीआईए भी। दोनों का भी मकसद सिर्फ एक था, एलिमिनेशन ऑफ रॉ। और इंडिया पर पहला वार करने के लिए आईएसआई ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश को अपना निशाना बनाया। देखो, किसी भी जंग में ना जीत सिर्फ ऑपोजिशन की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके ही नहीं, बल्कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना के भी की जाती है। और इस बार इंडिया के केस में आईएसआई और सीआईए ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश थे ना, उन सब में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भरकर चारों तरफ से इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश की। ये इतना स्ट्रेटेजिक मूव था कि आप सोचोगे नहीं, जिस बांग्लादेश पर हजारों लाखों की तादाद में रेप्स, मर्डर्स, मास जेनोसाइड हो रहा था, जिस देश को बस कुछ ही साल पहले इंडिया ने आजाद करवाया था, वही बांग्लादेश अब अपने ही रक्षक हिंदुस्तान का जानी दुश्मन बनता जा रहा था। 15 अगस्त 1975 सुबह 3 से 5 बजे के बीच बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर और फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान के घर में कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने घुसकर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। शेख मुजीब की उनके घर के सीढ़ियों में ही हत्या कर दी गई और उनके साथ उनकी बीवी, उनका भाई, उनके 3 बेटे और भी कई रिश्तेदारों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया। इस पूरे हादसे में कम से कम 40 लोग घायल हुए, लेकिन हाँ, फॉर्चुनेटली शेख मुजीब की 2 बेटियां इससे बच गई, शेख हसीना और शेख रेहाना, जो उस दौरान अपनी एजुकेशन के लिए अब्रॉड में सेटल्ड थी। Only 15 days ago, my sister and myself, we left the country. 15th August in the morning, we heard this news. My father was assassinated, but we didn't know that all the family members were. इस मिलिट्री कू के बाद आईएसआई ने जनरल जियाउर रहमान को बांग्लादेश का नया प्रेसिडेंट बना दिया, जो जाहिर है कंप्लीटली एंटी इंडिया था। उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से शेख मुजीब के सेक्युलरिस्ट वैल्यूज को हटा के बांग्लादेश को एक प्योर इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि जब वहां मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा हो गई है, तो फिर बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष रहने की क्या आवश्यकता है। और इनके ही कार्यकाल में बांग्लादेश हिंदुस्तान से दूर जाते हुए इस्लामिक देशों से नजदीकियां बढ़ाने लगा। कहने का मतलब यह है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एलाई बांग्लादेश, जिसे खुद इंडिया ने ही जन्म दिया था, लेकिन अब वो इंडिया का दोस्त नहीं रहा। इसके 4 साल बाद आईएसआई और सीआईए ने इंडिया पर दूसरा हमला किया। अफगानिस्तान उन कुछ चुनिंदा इस्लामिक देशों में से था जिसके शुरुआत से ही इंडिया के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे। एक तो दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकली ही ट्रेड टाइज स्ट्रांग थे, ऊपर से इंडिया वो इकलौती साउथ एशियन कंट्री थी जो सोवियत अफगान वॉर के बाद यूएसएसआर बैक्ड मोहम्मद नजीबुल्लाह की रॉयल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करती थी। दोनों देशों के बीच 1950 से ही एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हो रखी थी, जिस वजह से इंडिया और अफगानिस्तान वर लाइक क्लोज एलाइज। और इसी दोस्ती को सीआईए बैक्ड आईएसआई किसी भी हालत में तोड़ना चाहता था। सीआईए ने लॉन्च कर दिया अपना अब तक का लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कोवर्ट ऑपरेशन साइक्लोन, जो पूरे 13 सालों तक चला। इन 13 सालों में सीआईए ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को $3 बिलियन का फंडिंग दिया, उन्हें FIM-92 जैसे हाईली एडवांस सरफेस टू एयर स्टिंगर मिसाइल्स दिए और सेबोटाज ऑपरेशंस और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जैसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सालों में नाजिबुल्लाह गवर्नमेंट वीक पड़ गई और फिर पावर में आई अफगानिस्तान की नई आईएसआई बैक्ड एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट तालिबान, जिन्होंने पहली बार एस्टैब्लिश किया द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और इसीलिए आईएसआई और सीआईए के स्ट्रेटेजिक मूव से यह गवर्नमेंट हेवीली इन्फ्लुएंस थी वहाबी और देवबंदी जैसे इस्लामिक आइडियोलॉजीज के रेडिकल इंटरप्रिटेशन से, और इसीलिए इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर शरिया कानून लागू कर दिया। और अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि इतनी अल्ट्रा कंजर्वेटिव मिलिटेंट गवर्नमेंट का इंडिया के प्रति क्या ही स्टैंड होगा। और इसीलिए आईएसआई और सीआईए के स्ट्रेटेजिक मूव से इंडिया ने अपना इकलौता इस्लामिक एलाई अफगानिस्तान भी खो दिया था। उल्टा आगे तो चल के अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके आईएसआई ने द इनफेमस IC-814 प्लेन की हाईजैकिंग भी करवाई थी और फ्लाइट को बड़े ही कॉन्फिडेंस में अफगानिस्तान के जमीन पर उतारा और तालिबान ने भी इसमें उनकी मदद की। आईएसआई ने फिर श्रीलंका, म्यांमार और भूटान जैसे देशों के रिबेल्स को भी फंड किया और उन्हें ट्रेन करके उन्हें नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसीज में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया।
जिससे उन रीजन्स में भी इंडिया मिलिटरीली ऑक्यूपाइड हो गया। अब जब आईएसआई इंडिया के नेबरिंग देशों में इतनी तबाही मचा सकता है, CIA के मदद से वो सरकारें गिरा सकता है, तो क्या यही आईएसआई अपने सबसे कीमती कोहिनूर हीरे कश्मीर की घाटी को छोड़ेगा क्या, जिसके लिए ही तो ये पूरी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। और इस बार तो कश्मीर को जीतने के लिए आईएसआई के पास सिर्फ ब्रिटेन का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी सपोर्ट था, और दुगना सपोर्ट मतलब दुगनी फंडिंग। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है कि CIA ने आईएसआई को $8 बिलियन की हेफ्टी फंडिंग दी थी, जिसको पाकिस्तानी PM परवेज मुशर्रफ ने भी ओपन मीडिया में छाती ठोक कर एडमिट किया है कि हाँ, उन्होंने इस US एड्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट उसी दौर में जब इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट किया जा रहा था, तब CIA ISI के साथ इस लेवल पर इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया था कि दिल्ली के US एम्बेसी के बाहर इंडियंस ने एंटी CIA प्रोटेस्ट तक लॉन्च कर दिए थे। मतलब शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि एक देश की जनता दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट लॉन्च कर रही हो। उस वक्त पंजाब के CM, ओडिशा के CM और खुद कश्मीर के CM सब ओपन मीडिया के सामने एक ही बात क्लेम कर रहे थे कि उनके पास डेफिनेट इंटेल है कि CIA उनके राज्यों में नक्सलवाद और आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है उनकी सरकारें गिराने के लिए। सो इस बार CIA के सपोर्ट, फंडिंग और इंटेल के साथ ISI ने दोबारा से इंडिया पर लॉन्च कर दिया अपना मिशन ऑपरेशन K2। इस मिशन का मकसद, भारत ने हमसे हमारा एक राज्य ईस्ट पाकिस्तान छीना है, तो हम उसके बदले में भारत से उसके 2 राज्य छीन लेंगे, कश्मीर और पंजाब। इस वीडियो के पिछले पार्ट में आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान का 1965 का ऑपरेशन गिब्राल्टार फेल ही इसीलिए हुआ था क्योंकि POK से अंदर घुस रहे इन्फिल्ट्रेटर्स को इंडियन आर्मी ने और कश्मीरी लोकल्स ने पकड़ लिया था। लेकिन इस बार ISI वही गलती नहीं दोहराना चाहता था और इसीलिए स्पेशली कश्मीर के लिए उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन टुपाक। कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें से कुछ मिलिटेंट्स ने कई कश्मीरी पंडितों के घरों को आग लगा दी। इस मिशन के तहत ISI ने कश्मीर में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल्लाह टाइगर्स जैसे डजन भर से भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया। पर 1980s में इन सभी में से सबसे फोरफ्रंट पर था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऑल्सो नोन एज JKLF, जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अमानुल्लाह खान को ISI के टॉप ऑफिसर्स ने पर्सनली हैंड सिलेक्ट करके रिक्रूट किया था। इमेजिन, JKLF के साथ इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करके ISI का प्लान था कि वो कश्मीरी यूथ को ब्रेन वॉश करके उन्हें इन टेररिस्ट ग्रुप्स में रिक्रूट कर लेंगे और फिर इन्हीं के जरिए पूरे कश्मीर घाटी में टेररिज्म को फैलाएंगे, उसे अनस्टेबल बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, ISI का ये ऑपरेशन टुपाक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा। क्या आप जानते हो अब तक कश्मीर में 70,000 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं, 70,000 टेररिस्ट अटैक्स। 1980s से लेकर 1990s तक इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कश्मीर में प्रॉपर शरिया कानून तक लागू कर दिया था। इसके बाद बारी थी ऑपरेशन टुपाक के फेज नंबर 2 को लॉन्च करने की, द कश्मीरी पंडित मैसेकर। हजारों पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीर के बच्चा बच्चा कहेगा आजादी आजादी। 14 अप्रैल 1990 ये वो दिन था जिसकी मोहलत वहां के पंडितों को दी गई कश्मीर छोड़कर भाग जाने के लिए। पूरे श्रीनगर में हिट लिस्ट लग गई है। लिखा है कि 1 महीने में कश्मीर से चले जाओ वरना गोली मार देंगे। लेकिन जो नहीं भाग पाए उनके साथ क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जेनोसाइड की खबरें आने लगी। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ के वहां से भाग गए। हजारों की तादादों में कश्मीरी औरतों का रेप हुआ, लोगों को मारा गया, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं बख्शा गया। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हिंदुस्तान के इतिहास में लगा एक बहुत बड़ा दाग है जिसे हम आज तक भुला नहीं पाए हैं। और ये सब के पीछे ISI का ऑपरेशन टुपाक ही था। अब ऑपरेशन टुपाक के अलावा ऑपरेशन K2 का दूसरा फेज मिशन खालिस्तान को तो हमने ऑलरेडी कहानी की शुरुआत में डिस्कस कर दिया था। लेकिन अब अगर हम इंडिया से थोड़ा सा जूम आउट करेंगे
तो हमारी स्थिति उस समय बद से बदतर हो गई थी। एक तरफ हम पर खालिस्तान और जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकवाद का खतरा था, तो दूसरी तरफ इंडिया के सारे फॉरेन एलाइज एंटी इंडिया बनते जा रहे थे। आईएसआई और सीआईए ने मिलकर लिटरली इंडिया को एक रिंग ऑफ फायर में घेर लिया था। इंडिया को बाजी पलटने की बिल्कुल जरूरत थी, बट इंडिया अगर चाहता तो भी ये कैसे कर पाता? वेल, पिक्चर में एंट्री होने बाकी थी आज के हमारे इस वीडियो के मेन हीरो की। इस पूरे दौर में जब जब आईएसआई या सीआईए कोई भी एंटी इंडिया ऑपरेशन प्लान भी कर रहा होता था, रॉ को उस बात का इंटेल ऑलरेडी मिल चुका होता और इसीलिए उनके हर एक वार पर रॉ का भी एक पलटवार तैयार होता। स्पेशली पाकिस्तान के केस में तो रॉ ने आईएसआई के प्यादों से लड़ने के बजाय सीधे उसके राजा को ही चेकमेट कर दिया। यस, assassination of Zia-ul-Haq, the mastermind of ISI's Operation Tupac। और इसके पीछे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। 1988 में खबर आई कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया-उल-हक और उनके साथ यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान आर्नोल्ड ल्यूइस राफेल की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लेकिन ये खबर सही थी, मगर ये सिर्फ आधी सच्चाई थी, क्योंकि इसके कई सालों बाद टर्किश न्यूज को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जिया के बेटे एजाजुल हक ने खुद ये रिवील किया कि रॉ ने मुसाद के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर को हायर किया था, जिसने प्लेन में मौजूद कुछ मैंगो क्रेट्स में बॉम्ब को प्लांट कर दिया था। There was an Air Force officer who was arrested for espionage. He was working as a spy, espionage for Pakistan, against Pakistan. And he was in the Air Force. सिमिलर क्लेम यूएस एम्बेसडर इन इंडिया जॉन डीन ने भी पब्लिकली किया था कि जिया की डेथ कोई प्लेन एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड असैसिनेशन था, जिसको रॉ ने केजीबी और मोसाद के साथ मिलकर प्लान किया था। और भूलो मत, इस हादसे में यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान की भी मौत हुई थी, जो आईएसआई के साथ सीआईए के लिए भी एक मुंह तोड़ जवाब था। सो एक तरफ जहां आईएसआई पंजाब और कश्मीर में ही उलझी हुई थी, रॉ ने इस पूरे मिशन के ब्रेन चाइल्ड जिया-उल-हक पर ही अपना निशाना साध दिया। रॉ ने अपना अगला हमला किया एक ऐसे राज्य पर जो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा है, बलूचिस्तान। जैसे आईएसआई ने बराबर इंडिया की दुखती नफ्स पंजाब को पकड़कर वहां पर सेपरेटिज्म को भड़काया, ठीक वैसे ही रॉ ने भी पाकिस्तान के बलोची रिबेल्स यानी बलोच लिबरेशन आर्मी BLA को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रॉ ने बलोची रिबेल्स को हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग कैंप्स खोल के दिए और हर मेंबर को $US में सैलरीज देकर आईएसआई के खिलाफ हायर कर लिया। अगेन रॉ की ये स्ट्रैटेजी भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रही। इनफैक्ट आज तक BLA ने पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. 2023 में अकेले BLA ने ही पाकिस्तान में 162 अटैक्स किए, जस्ट आस्किंग फॉर अ सेपरेट नेशन फ्रॉम पाकिस्तान। इसके अलावा रॉ की सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रैटेजी थी आईएसआई के इस रिंग ऑफ फायर को रॉ ने कुछ ही सालों में एक नेकलेस ऑफ फ्रेंडशिप में बदल दिया। सबसे पहले तो रॉ ने अफगानिस्तान के तालिबान से लड़ने के लिए सीधा उनकी जमीन ही छीन ली। देखो, रॉ ने ना काफी पहले से ही अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले 3 अफगानी मिलिटेंट्स अहमद शाह मसूद, अब्दुल जलील और मिर्जा मुराद रुस्तम को रिक्रूट कर लिया था। फिर जब तालिबान ने कांदाहार के IC-814 हाईजैकिंग के वक्त आईएसआई की मदद की थी, तो इसके रिटेलिएशन में अगले ही साल यानी कि साल 2000 में रॉ ने मसूद की फोर्सेस को मदद करके तालिबान कंट्रोल्ड इन सारे प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया। बस इस एक इंसिडेंट के बाद तालिबानी सरकार का स्टैंड कंप्लीटली चेंज हो गया। 2001 में ही तालिबान ने ओपनली स्टेटमेंट दिया कि उसको कश्मीर मैटर में पढ़ना ही नहीं है ना, वो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, उसे तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं। और आज यही तालिबान के हमारे साथ कैसे रिश्ते हैं और पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाई। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। फिर बारी थी नेपाल की। याद है, नेपाल के राजा महेंद्र ने उनकी जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने दी थी, और इस बात के लिए तो रॉ ने नेपाल के राजा को ही बदल दिया। रॉ ने तख्ता पलट करवा के वहां पर नेपाली कांग्रेस की सरकार को पावर में ला दिया। इस ऑपरेशन पर वैसे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो अगर आप उसे डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप यहां पर वीडियो के बाद आई बटन पर क्लिक कर सकते हो।
अब 1996 में रॉ ने बांग्लादेश के अंदर भी एक बढ़िया गेम खेला। रॉ शेख हसीना की प्रो इंडिया गवर्नमेंट अंदर लेके आ गई। I feel it's people's victory. People fought for their voting right. म्यांमार के रिबेल्स को काबू करने के लिए रॉ ने ऑपरेशन लीच लॉन्च करके सीधे मिलिटेंट्स के लीडर को ही पकड़ लिया। ऐसे ही जिन जिन देशों में CIA और ISI ने मिलकर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स या एंटी इंडिया गवर्नमेंट लाने की कोशिश की थी, रॉ ने उन कू अटेम्प्ट्स को फेल करके उन सारे देशों में प्रो इंडिया गवर्नमेंट स्थापित कर दिया। मॉरिशस में ऑपरेशन लाल डोरा करवा के पीएम अनिरुद्ध जगनॉथ को प्लेस कर दिया गया। मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस से रॉ ने मोहम्मद गयूम की सरकार बचाई। शेचिलीज में ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग करके रॉ ने एल्बर्ट रेनी के खिलाफ हुए कू अटेम्प्ट को रोक दिया। और इसीलिए रॉ के इन सारे ऑपरेशंस के बाद अब इंडिया को जूम आउट करने पर मैप कुछ ऐसा दिखने लग गया था। अच्छा, पूरे देश में ना बढ़ते खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकवाद को काबू में लाने के लिए रॉ ने काफी यूनिक दाव खेला। रॉ ने 2 टीमें बनाई और उन्हें पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय कर दिया, टीम एक्स और टीम जे। ये टीम्स ISI के हर अटैक को ईंट का जवाब पत्थर से देने लग गए और काइंड ऑफ इन अ वे पाकिस्तान के हाथ को कसने लग गए। अब इसमें भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को कवर कर लिया है, जो आप यहां पर आई बटन दबाकर देख सकते हो। बट एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो रॉ ने लिटरली ISI को रुला दिया था। लिटरली ISI चीफ हमीद गुल ने जॉर्डेनियन किंग हसन बिन तलाल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज आप इंडिया को समझाओ कि इसके आगे हम भारत पर एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे, बस आप पाकिस्तान में हो रहे अटैक्स को किसी भी तरीके से रुकवा दो। लेकिन इन सारे ऑपरेशंस में से रॉ की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी ना, वो थी ISI और उसके दूसरे बिगेस्ट सपोर्टर के बीच ही दरार ला देना। ISI वर्सेस रॉ से ISI वर्सेस CIA करवा देना। यस, ये एक्चुअली में पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम पड़ाव था, जिसके बाद वही CIA जो अंधाधुंध ISI को फंडिंग, ट्रेनिंग्स, यहां तक कि इंटेल प्रोवाइड कर रही थी, उसी CIA ने पाकिस्तान को ग्लोबली FATF में ब्लैकलिस्ट करवा दिया एज अ टेररिस्ट नेशन। 11 सितंबर 2001 6:16 रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ने हाईजैक प्लेन्स को यूएस के ट्विन टावर्स, पेंटागन और पेनिसिल्वेनिया फील्ड में क्रैश करवा दिया। करीब 3000 मासूम अमेरिकन मारे गए और इस पूरे अटैक के पीछे था एक शख्स, ओसामा बिन लादेन, फाउंडर ऑफ अल-कायदा। तो जाहिर है यूएस ओसामा को किसी भी हालत में ढूंढने के लिए बेताब थी, लेकिन ISI ने ओसामा को अपने ही देश में छुपा के रखा हुआ था। अब इसी दौरान इलियास कश्मीरी नाम का एक टेररिस्ट था जो ओसामा से काफी क्लोज था और वो एबटाबाद पाकिस्तान में जाके उससे अक्सर मिलते भी रहता था और ये टिप रॉ के हाथ लग चुकी थी। रॉ ने फिर चुपचाप ये इंटेल यूएस को दे दिया और उसके बाद की कहानी तो हम सभी जानते हैं। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. लेकिन हाँ, इसके बाद CIA और ISI के रिश्ते वापस से कभी भी उतने गहरे नहीं हो पाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं CIA भी ये समझ चुकी थी they can't keep snakes in their backyard and expect them to only bite their neighbors. We will give the Pakistani government a chance to cooperate and to participate as we hunt down those people who committed this unbelievable, despicable act on America. ये ISI और उसके हजारों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अब धीरे धीरे यूएस के गले का वो फंदा बनते जा रहे थे। सो इसी हादसे के बाद यूएस का पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होते चला गया। लेकिन अगर ISI वर्सेस रॉ की हम बात करें तो यार ये जंग अब तक जारी है और मेरे हिसाब से तो ये तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा और उसके कश्मीर को पाने की ये नाकाम कोशिशें भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालत कैसे हो गए हैं आज। सो ऐसे में अब आप ही मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपके हिसाब से पाकिस्तान को इस जंग के मैदान में अभी भी टिके रहना चाहिए क्या पाकिस्तान को वो जितनी फंडिंग अपनी ISI और अपने मिलिट्री को दे रहा है उतनी फंडिंग अपने देश के डेवलपमेंट में नहीं लगाना चाहिए क्या? हाल ही के इंडिया पाकिस्तान टेंशंस में भी इंडिया को एडवांटेज मिला है। With the Indian Air Force striking deep inside Pakistan, what followed was a high-stakes duel in the skies. Precision strikes on 9 terrorist infrastructure sites deep inside Pakistan. इंडियन मिलिट्री और IB और रॉ जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार एंटी इंडिया थ्रेट्स को काउंटर कर रहे हैं।
मगर हाँ, एक अनकंफर्टेबल सच ये भी है कि रॉ वर्सेस आईएसआई की ये सालों पुरानी जंग ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया। आईएसआई, सीआईए और MI5 ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंडिया के सभी फॉल्ट लाइंस और वल्नरेबिलिटीज को इंडिया के अगेंस्ट इतना एम्पलीफाई किया कि उसका इफेक्ट आज तक महसूस होता है। जाने से पहले लेट अस ऑल गिव अ ह्यूज सैल्यूट टू रॉ, जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करने में, इंडिया को प्रोटेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।